आप बेफ़िक्र रहें सर, जैसे भी होगा मैं ब्लू टॉर्च हासिल करूँगा। ये मिशन किसी भी हालत में नाकामयाब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर। गुड। कहने के बाद दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। ठीक है जसवंत, मुझे ये सौदा 50 लाख में मंजूर है। मैं जानता था कि तुम इनकार नहीं करोगे, मगर इसके लिए कोई सशक्त योजना भी तो बनानी पड़ेगी। जसवंत एकदम बोला, हाँ ये तो निहायत ज़रूरी है। हमें ऐसा व्यक्ति तलाश करना पड़ेगा जो सतीश के आने के बाद हर वक्त उसके साथ रहे। गफ्फार सोचपूर्ण मुद्रा में बोला, क्योंकि मैं उसके घर में पारिवारिक सदस्य जैसे स्थान अवश्य रखता हूँ, परंतु सतीश की व्यक्तिगत गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। और जब ब्लू टॉर्च इतनी महत्वपूर्ण है कि दूसरे देश भी उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो वह उसकी हिफाजत के लिए भी पूरी तरह चौकस होगा। उसकी सुरक्षा के बंदोबस्त भी काफ़ी किए होंगे। उसने ऐसी हालत में ब्लू टॉर्च तक वही पहुंच सकता है जिससे सतीश गहरे जज्बाती ताल्लुकात हों और वो उसके साथ हर वक्त रह सकता हो। ऐसा शख्स तो कोई दोस्त या बीवी ही हो सकती है। फिलहाल सतीश के साथ इन दोनों में से कोई भी नहीं है। चूँकि सतीश यहाँ ज़्यादा दिन रहा नहीं, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं, और बीवी इसलिए नहीं क्योंकि अभी उसकी शादी भी नहीं हुई। फिर हमारी समस्या कैसे हल होगी? जसवंत ने चिंतित स्वर में कहा। यही तो सोचना है। गफ्फार सोच में डूब गया। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। क्या? अगर हम किसी लड़के को अपनी योजना के कुछ दिन के लिए सतीश की बीवी बना लें तो हमारा काम बन सकता है। जसवंत के सुझाव पर गफ्फार की आंखों में चमक आ गई। आइडिया अच्छा है, परंतु ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें फिल्मी सीन बनाने पड़ेंगे। जसवंत बोला, जैसे किसी हीरोइन की कुछ गुंडे इज्जत लूट रहे हो, तभी वहाँ हीरो आकर उसकी इज्जत बचाए, फिर हीरोइन उसे अपने प्रेम जाल में फंसा ले और ऐसे हालत पैदा कर दे कि हीरो से शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए एक ऐसी हीरोइन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे देखते सतीश उसे पाने के लिए पागल हो जाए, अपनी सुध बुध भूल कर उसमें खो जाए, वह उसे अपनी खूबसूरती और प्रेम के जाल में बुरी तरह जकड़ ले। ऐसी लड़की हमारे पास मौजूद है। गफ्फार। कौन? गफ्फार के ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। माधुरी। लड़के तो हमारे इस काम के लिए एकदम उपयुक्त है, ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत है और स्मार्ट भी। परंतु क्या? गफ्फार का वक्त ख़त्म होने से पहले जसवंत ने पूछा। आजकल उसके भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। दिमाग 7वें आसमान पर रहता है उसका। हमें ब्लू टॉर्च के लिए इतनी मोटी रकम मिल रही है कि गफ्फार के हम उसके बढ़े हुए भाव दे सकते हैं। वह पैसे के लिए बिकती है और हम खरीदने की ताकत रखते हैं। फिर सौदा होने में क्या दिक्कत है? वैसे भी स्मैक उसकी कमज़ोरी है, एकदम गुलाम बन चुकी है उसकी। तुम स्मैक के सौदागर हो। ठीक है, मैं उसे तैयार कर लूँगा, गफ्फार ने निर्णायक स्वर में कहा। जसवंत के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। गफ्फार उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाता हुआ बोला, देखो माधुरी, तुम्हारे जीवन में ऐसा खूबसूरत मौका फिर कभी नहीं आएगा। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं होती, ज़िंदगी बदल सकती है इनसे। लेकिन मुझे करना क्या होगा? कुछ विशेष नहीं, गफ्फार ने कहा। सिर्फ एक व्यक्ति को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा कर उसके साथ मोहब्बत का झूठा ढोंग इस हद तक करना है कि वह तुमसे फ़ौरन शादी करने के लिए तैयार हो जाए। शादी? माधुरी चौंकी। घबराओ मत, गफ्फार उसे चौंकता देखकर बोला। ये शादी दिखावा मत रोके, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। समझ सकती हो कि तुम्हें एक ही ग्राहक ने सिर्फ अपने लिए बुक कर लिया है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कीमत मिलनी चाहिए, माधुरी ने साधारण ढंग में कहा। कीमत? तुम्हारी कीमत से कई गुना ज़्यादा मिल रही है। अगर किसी ऑफ़र में लालच न दिया जाए तो उस पर विचार भी नहीं हो सकता। मानता हूँ कि काफ़ी तेज़ हो गई हो, गफ्फार मुस्कुराया। बनाया किसने? माधुरी ने तुरंत व्यंग किया। मैं आज जो हूँ जैसी हूँ, उसे बनाने का एक मत श्रेय आपको ही तो जाता है ना खान साहब। गफ्फार खान किसियानी हंसी हंस दिया, फिर बोला, तुम कुछ भी कह सकती हो। शादी के बाद क्या करना होगा? माधुरी ने विषय बताया। उसके पास ब्लू टॉर्च नाम की एक चीज़ है, वह हासिल करनी है। ब्लू टॉर्च? माधुरी चकराई। ये क्या भला है? फौज के काम आने वाली कोई वैज्ञानिक चीज़ है, मेरी और तुम्हारी समझ से बाहर की चीज़ है, गफ्फार ने कहा। माधुरी ने ब्लू टॉर्च के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की और न ही जानने की उत्सुक थी, परंतु वह गफ्फार के इस ऑफ़र के बारे में सोचने लगी। बहुत आगे तक सोचती चली गई वह। काफ़ी देर तक सोचने के बाद बोली, मान लो कि उसकी पत्नी बनकर मैं ब्लू टॉर्च हासिल कर लेती हूँ, उसके बाद क्या होगा? उसे हमें सौंपने के बाद तुम आज़ाद हो। गफ्फार बोला, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो।
मेरे ब्लू टार्च हासिल कर लेने के बाद वह समझ जाएगा कि ये एक साजिश थी। तुम पर्दे के पीछे रहकर काम करोगे, लेकिन मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाऊंगी। ऐसी हालत में वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। उस वक्त मैं क्या करूंगी? वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। गफ्फार की आंखों में षड्यंत्रकारी चमकती। माधुरी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि वह जिंदा ही नहीं रहेगा। क्या? माधुरी कांप उठी, चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। उसे जिंदा छोड़ने का मतलब होगा हम सबको फंसाना, इसलिए हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। यानी उसका कत्ल? माधुरी का कांपता स्वर। घबराओ मत, गफ्फार उसकी मनोदशा भापता बोला। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। वो हमारा हेडक है, तुम पर किसी का शक भी नहीं होगा। हम योजना ही ऐसी बनाएंगे। माधुरी कुछ नहीं बोली, खामोशी के साथ न जाने क्या सोचती रही वह। गफ्फार पुनः बोला, हाँ, उसकी मौत के बाद तुम्हारे सामने एक सुनहरा अवसर जरूर होगा। ऐसा अवसर जिसका लाभ उठाकर तुम सारी ज़िंदगी ऐशो आराम की ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकती। मैं समझी नहीं। वह एक करोड़पति हस्ती का बेटा है। उसके बाप के पास इतनी दौलत है कि आने वाली कई पुश्तें घर बैठ कर ऐश कर सकती हैं। वे केवल 2 भाई, उनमें सबसे उससे छोटा है। तुम उसके बड़े बेटे की विधवा बहू बनकर उसे बेशुमार दौलत की आधी मालकिन बन सकती हो। बूढ़ा कुछ सालों का ही मेहमान है। मान लो कि तुम उसके सामने विधवा होने का ढोंग करती हो। उसके मरने के तुरंत बाद उसकी जायदाद के बंटवारे का आधा हिस्सा लेकर चाहे जिससे शादी कर सकती हो। उस वक्त तुमसे शादी करने वालों की कतारें लग जाएंगी। दौलत और स्मैक, ये 2 चीज़ें माधुरी की कमज़ोरी थीं। इन दोनों चीज़ों का नाम आते उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती थी। इस वक्त भी यही हुआ। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने जोश भरे स्वर में पूछा, कौन है वह? शहर के सबसे बड़े रईस प्रताप सिंह दीवान। क्या? गफ्फार की बात के बीच में उसने ऐसा कहा जैसे अचानक आसमान से धरती पर आ गिरी हो। इस क्षण में उसे लगा कि उसके सपनों का शीश महल चकनाचूर हो गया है। उसकी मनोदशा से नितांत अनभिज्ञ गफ्फार कहता चला गया, दीवान साहब के बड़े लड़के का नाम सतीश दीवान है। वह फौज में बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जिससे ब्लू टार्च हासिल करनी है। अरे दीवान साहब के छोटे लड़के का नाम राकेश है। हैरत अंगेज दृष्टि से गफ्फार ने उसकी तरफ देखा। तुम जानती हो उन्हें? हाँ, माधुरी ने एक झटके से कहा। मैं आपकी इस योजना में शामिल नहीं हो सकती। क्यों, क्या हुआ? गफ्फार पूरी तरह चौंक कर बोला, राकेश और मैं कई बार हम बिस्तर रह चुकी हूँ। राकेश की मैं कई बार हम बिस्तर रह चुकी हूँ। उसके सामने स्मैक भी ले लिए मैंने। माधुरी ने कहा, ऐसी लड़की को वह अपने घर की बहू और अपने भाभी के रूम में साइन कर सकेगा? मुझे देखते क्या वह अपने घर वालों को मेरी असलियत नहीं बता देगा? उफ, ये क्या हो गया? गफ्फार ने अपने बाल नोच लिए, फिर आंखें बंद करके वह न जाने क्या सोचने लगा। माधुरी सवारी निशान बनी उसकी तरफ देखती रही। काफ़ी देर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद गफ्फार बोला, अब समस्या का यही हल हो सकता है कि तुम राकेश के सामने ही तब आओ जब सतीश की पत्नी बन चुकी हो। उससे क्या होगा? वह तो उस वक्त भी मेरी असलियत बखान कर देगा। माधुरी ने कहा, उस वक्त की स्थिति में अंतर होगा। क्या? तुम उस वक्त उस घर की बहू और उसकी भाभी बन चुकी होगी। ऐसी अवस्था में वह चाहकर भी तुम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि इससे उसके घर की बदनामी होगी। जो वह किसी हालत में नहीं सह सकेगा। और वैसे भी यहाँ वह खुद कमज़ोर होगा। उसके मन में इस बात का चोर होगा कि ये अय्याश प्रवृत्ति का आदमी है। ये बात हर हालत में अपने घर वालों को छिपाने पर चाहेगा। वह तुमसे डरेगा। वह समझ जाएगा कि अगर उसने तुम्हारी असलियत खोली तो तुम भी उसका असली चेहरा सामने ले आओगी। दीवान परिवार से मैं वर्षों से जुड़ा हूँ, इसलिए अच्छी तरह से जानता हूँ कि परिवार इस तरह की प्रवृत्ति से बहुत दूर है। दीवान साहब राकेश के इस रूप को कभी नहीं सहेंगे। राकेश भी इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह ऐसा दुस्साहस करने की चेष्टा नहीं करेगा। अगर की तो मैं उसे सतीश के सामने आने से पहले निष्फल कर दूंगा। कैसे? माधुरी को कुछ हिम्मत बंधी। इस मसले को मुझ पर ही छोड़ दो। गफ्फार ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अगर ऐसी स्थिति बनी तो उसे मैं सुलट लूँगा। तुम्हारा काम सिर्फ सतीश को अपने जाल में मजबूती के साथ फंसाना है। तुम्हें किसी भी तरह सतीश पर ऐसा जादू करना है कि वह उसके सिर पर चढ़कर बोले उसे तुम्हारे अलावा दुनिया में कुछ और ही न नजर आए।
माधुरी की गुलाबी होठों पर गर्वीली मुस्कुराहट आ गई। ऐसा हुनर और किसी को भी पागल कर देने वाली खूबसूरती मेरे पास है, इसलिए तो अपने इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए हमने तुम्हें चुना है। इस नाटक की शुरुआत कहाँ से होनी है, ये हम कल बताएंगे। कहने के बाद गफ्फार खड़ा हो गया। लेह से लगभग 30 किलोमीटर के फासले पर देश की महत्वपूर्ण सैनिक छावनी कोलार एक आम आदमी की जानकारी तक से बाहर थी, लेकिन सुरक्षा विभाग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण छावनी थी, क्योंकि यह सैनिक वैज्ञानिकों में सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी। यहाँ सैनिक की समस्याओं के ध्यान में रखते हुए अनुसंधान होते रहते थे। कैप्टन सतीश का कार्यक्षेत्र भी कोलार की प्रयोगशाला ही था। लेह से सैनिक मालवाही विमान द्वारा चला सतीश उधमपुर सैनिक हवाई अड्डे पर उतरा। वहाँ से उसे अपने विभाग की गाड़ी द्वारा जम्मू पहुँचना था। मिलिट्री की काली एम्बेसडर गाड़ी तेजी से जम्मू की तरफ दौड़ रही थी। तभी बचाओ, किसी नारी का करुण चित्कार रात के सन्नाटे में दूर तक फैलती चली गई। ड्राइवर, गाड़ी रोको, सतीश ने आदेश दिया। मिलिट्री के अनुशासित सैनिकों ने अपने अफसर के आदेश का पालन करते हुए गाड़ी को वहीं एकदम जाम कर दिया। टायर घिसटते हुए चीखे। सतीश दरवाज़ा खोलकर फुर्ती से बाहर निकल आया। अब भी वह जानने की कोशिश कर ही रहा था कि आवाज़ किस दिशा से आई थी। वह बेहद खूबसूरत नौजवान युवती सड़क के नीचे से दौड़ती आई बदहवास की हालत में आकर उससे लिपट गई। न चाहते हुए भी सतीश के शरीर में सारे तारे एक क्षण के लिए बुरी तरह झंझना उठे। युवती के शरीर का स्पर्श इतना मादक था कि वो इसी क्षण में किसी दूसरे लोक में पहुंच गया था, और वैसे भी सतीश ने उसे कसकर खींच रखा था। सतीश अपने पर काबू न रख सका। अनायास उसके हाथ युवती की पीठ पर पहुंच गए, लेकिन अगले ही क्षण उसे होश आया और उसने युवती को अपने से अलग कर दिया। कौन हो तुम? उसने रोवीले स्वर में पूछा। जी, मेरा नाम माधुरी है, युवती ने सिसकते हुए कहा। यहाँ अकेली क्या कर रही हो? माँ वैष्णो के दर्शन के लिए आई थी। माधुरी ने गड़ी गड़ाई कहानी सुना। मैंने कटरा से जम्मू रेलवे स्टेशन जाने के लिए टैक्सी की थी, मगर रास्ते में टैक्सी ड्राइवर की नीयत ख़राब हो गई और वह गाड़ी ख़राब होने का बहाना करके मुझे सुनसान जगह पर ले आया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा। आपकी गाड़ी की हेडलाइट देखकर मैंने शोर मचा दिया, मगर उसे उम्मीद थी कि मेरी आवाज़ आने वाली गाड़ी तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए अपनी कुछ चेष्टा करता रहा, परंतु आपकी गाड़ी रुकती देखकर वह नीचे की तरफ जाने कहाँ भाग गया। उसकी टैक्सी कहाँ है? यहाँ पास में कोई कच्ची सड़क है, उसी पर रोकी थी उसने। सतीश घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला। उस बदमाश को देखने का टाइम तो नहीं है, मुझे सुपरफास्ट पकड़नी है। तुम्हें टैक्सी का नंबर याद है? नहीं, माधुरी बेहद बस मासूमियत के साथ बोली। अगर मुझे ये मालूम होता कि नहीं, माधुरी बेहद मासूमियत के साथ बोली। अगर मुझे यह मालूम होता कि वह ऐसा भी कर सकता है तो उसका नंबर देखकर बैठती। सतीश को हंसी आ गई, जिसे वह बड़ी मुश्किल से रोकर बोला। अगर तुम्हें पहले ही उसकी नीयत का आभास होता तो फिर उसकी टैक्सी में बैठने की भूल क्यों करती? माधुरी सकुचा सी गई। वैसे मेरा ख्याल है ये कि पहले उसकी नीयत ख़राब नहीं थी, उसका दिमाग रात के समय और तुम्हें अकेली देखकर ख़राब हुआ। अनायास ही सतीश ने दिल की बात होंठों पर आ गई। जवान और इतनी खूबसूरत लड़की को अनायास ही सतीश के दिल की बात होंठों पर आ गई। जवान और इतनी खूबसूरत लड़की को अपने नज़दीक देखकर किसी की भी नीयत डोल सकती है। सतीश की बात पर कुछ अधिक ही सकुचा गई माधुरी। अनायास ही वह कह उठा। यह सोचकर सतीश बुरी तरह झेंप गया। अपनी झेम को छिपाने की चेष्टा करता हुआ बोला, मैं भी स्टेशन जा रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ सकती हैं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूँ। इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है, दरवाज़ा खोलते सतीश ने कहा। आइए बैठिए। माधुरी गाड़ी की पिछली सीट पर दरवाजे से चिपक कर बैठ गई। सतीश भी उससे बराबर में बैठ गया। गाड़ी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ गई। माधुरी ने एक क्षण के लिए उससे लिपटकर उसे अपने मादक स्पर्श से इस हालत में पहुंचा दिया कि वह जानबूझकर उसके शरीर का स्पर्श पाने की चेष्टा कर रहा था। अगर किसी गड्ढे में गाड़ी उछलती या मोड़ से टकराती तो वह जबरदस्ती उस पर गिरने की चेष्टा करता। सतीश को मुकम्मल रूप से अपने
इसमें सतीश को मुकम्मल उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उसे ऐसे अवसरों पर एक दो बार माधुरी ने भी जानबूझकर अपने यौन के उपहारों का भार उसके सीने पर डाल दिया था। माधुरी की इस हरकत का कारण सतीश बेकाबू हो गया था। माधुरी की इस हरकत के कारण सतीश बेकाबू हो गया था और अब वह उसे हर मोड़ पर अपनी बाहों में भरने का प्रयास करने लगा। माधुरी कोई विरोध नहीं कर रही थी। वह भोली भाली और अनजान बनी यूं जता रही थी जैसे उसे सतीश की इन हरकतों का एहसास ही ना हो। वह मन ही मन अपनी सफलता पर बेहद खुश थी। कुछ देर बाद जम्मू शहर आ गया। तब जाकर सतीश की हरकतों पर कुछ अंकुश लगा। सतीश को उसका स्पर्श इतना अच्छा लग रहा था कि उसे स्टेशन के नज़दीक पहुंचने का दुख हो रहा था। आपको यहाँ कहाँ जाना है? इतनी देर में सतीश को उससे बात करने का होश आया। खिड़की से आ रही तेज हवा के कारण अपने खूबसूरत गोरे चेहरे पर आए बालों की बड़ी खिड़की से आ रही तेज हवा के कारण अपनी खूबसूरत गोरे चेहरे पर आए बालों को बड़ी अदा के साथ पीछे धकेलते हुए बोली, लखनऊ। सतीश की बातें खिल गई जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो उसे। चेहरे पर अपार खुशी की लहर दौड़ गई। कमाल है, मुझे भी लखनऊ जाना है। अच्छा चलिए, सफ़र अच्छा कट जाएगा, माधुरी मुंह मुस्कुराहट के साथ बोली। सतीश की खुशी का कोई सीमा न रही। माधुरी के साथ सफ़र करने की कल्पना मात्र से वह रोमांचित हो उठा। अचानक उसे अपने और माधुरी के बीच चुप्पी सहन नहीं हुई। बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए उधर से उसने बेमतलब की बात शुरू की। आप वैष्णो देवी अकेली आई थी? जी, माधुरी ने सबसे संक्षिप्त उत्तर दिया। आप अपने परिवार में से किसी के साथ क्यों नहीं ले आई? माधुरी के चेहरे पर उदासी छा गई। बोझी स्वर में बोली, मेरे इस दुनिया में अपने अलावा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ओह, सतीश ने एक ऐसी ठंड आ भरी जैसे उसे अपार दुख पहुँचा। अपने पूछने पर पश्चाताप सा करता हुआ बोला, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरी बात से आपको दुख पहुँचेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आप देवता हैं। माधुरी ने तुरंत उसका प्रतिरोध किया। इससे पहले कि सतीश कुछ कहता, गाड़ी एक झटके से रुके। सर, ड्राइवर इतनी देर से पहली बार पीछे घूमकर बोला, सामान उतारो, कुली को बुलाकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचाओ। बहुत अच्छा सर, ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक स्वर में कहा। माधुरी बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर आ गई। दोनों साथ साथ स्टेशन में प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गए। सतीश काफ़ी हद तक पागल हो चुका था। वह जानबूझकर माधुरी से सटकर चल रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह उसके स्पर्श का कोई मौका नहीं खोना देना चाहता। माधुरी भी कयामत ढा रही थी। इस वक्त उसके दूधिया शरीर पर आसमानी रंग की साड़ी और उसे मैच करता हुआ विदाउट स्लीव ब्लाउज, कंधे तक भरी भरी गोरी बाहें नग्न थी। उसके स्पर्श से सतीश को अलौकिक सुख मिल रहा था। एकाएक माधुरी उससे अलग होकर टिकट विंडो की तरफ बढ़ी। सतीश ने चौंक कर कहा, उधर कहाँ जा रही है? टिकट लेने। रहने दीजिए। क्या मतलब? माधुरी ने आगे तरीरते हुए पूछा। वह मुस्कुरा। हमारे साथ जाने पर आपको टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इस गाड़ी में पूरा कंपार्टमेंट आर्मी के लिए रिजर्व है। आपके लिए ही तो होगा, उसमें मुझे अपना टिकट तो लेना ही पड़ेगा ना। कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? हमें विशेष छूट है, हम किसी अपने रिजर्व कंपार्टमेंट में किसी को भी साथ लेकर चल सकते हैं, सतीश ने गर्व भरे स्वर में कहा। माधुरी निरंतर हो गई। माधुरी निरुत्तर हो गई। ड्राइवर कुली के साथ सामान रखकर जा चुका था। माधुरी आश्चर्य से उस विशेष कंपार्टमेंट को देख रही थी। उसे इस तरह देखकर सतीश मुस्कुराता हुआ बोला, शायद आप इस कंपार्टमेंट को देखकर आश्चर्य में पड़ गई हैं माधुरी जी। मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है, माधुरी ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। गाड़ी में ऐसा कंपार्टमेंट पहली बार देख रही हूँ। ये कंपार्टमेंट उन वीआईपी लोगों का अड्डा होता। ये कंपार्टमेंट उन वीआईपी लोगों के लिए होता है जिन्हें विमान यात्रा सूट नहीं करती। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं,
मुझ जैसे हैसियत वाले अफसर को ये सुविधा नहीं मिल सकती, परंतु इस समय मेरे पास देश की अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी है जिसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कंपार्टमेंट हमारे विभाग की विशेष सिफारिश पर इस गाड़ी में स्पेशल तौर पर मेरे लिए लगवाया गया है। माधुरी समझ गई कि वह अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ बिली टॉर्च ही है, परंतु उसने सतीश की इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इस तरह वह शक के दायरे में आ सकती थी। फिलहाल तो उसका काम सिर्फ सतीश को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेना था। वह एकदम सीधे साधे अंदाज में बर्थ पर बैठ गई। गाड़ी अभी चली नहीं थी। शायद आपको भूख लग रही होगी, खाना खाते हैं सतीश उसे निहारता हुआ बोला। मुझे भूख नहीं है। क्यों, आपने शाम का खाना अभी थोड़ा खाया होगा? खाया तो नहीं, मगर पता नहीं क्यों भूख नहीं है। शायद उस घटना की वजह से आप अभी तक घबराई हुई हैं। मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा सतीश बाबू? माधुरी ने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा। किसी गरीब लड़की के पास इज्जत ही तो होती है, अगर वह लूट जाए तो आप उस बात को भूल जाएं। क्यों, आप भूल क्यों नहीं जाती? आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, इस एहसान को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? सतीश मुस्कुराता हुआ बोला। आप तो अभी भूल रही हैं क्या? माधुरी चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे भूख लग रही है, आपके साथ मैं भी थोड़ा खाना खा लेता, लेकिन आपने मना कर दिया तो अब मुझे भी भूखे ही सोना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ ज़रूर खाऊंगी। वह तुरंत अपने गुलाबी आदरों पर चंचल मुस्कुराहट बिखेरती बोली। सतीश उसके अदा पर मर मिटा। माधुरी इस वक्त पुरुष को वश में करने वाली नारी के प्रत्येक वशीकरण मंत्र का खुलकर इस्तेमाल कर रही थी। सतीश ने वेटर को बुलाकर खाना मंगवाया। दोनों ने साथ साथ दोनों ने साथ साथ एक प्लेट में खाया। अंत में कटोरी की में स्वीट डिश के नाम पर खीर बची। सतीश को न जाने क्या सूझा कि उसने खीर का एक चम्मच भरकर माधुरी के होंठों की तरफ बढ़ाया। माधुरी ने तनिक चौंक कर बेहद प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत अपने होंठ खोल दिए। सतीश ने प्रफुल्लित अंदाज में उसे खीर खिला दी। इसके बाद माधुरी ने भी ऐसे ही किया। उस वक्त सतीश को लग रहा था वह संसार का सबसे भाग्यवान पुरुष है। एक दूसरे को खिलाने का ये सिलसिला दोनों के बीच उस वक्त तक चला जब तक खीर की कटोरी खाली नहीं हो गई। अब माधुरी और एकदम आगे बढ़ गई थी। खाने का कोई कण सतीश के होंठों पर लगा रह गया था। उससे वह अपनी साड़ी के आंचल से उसे पोंछ दिया। ऐसा करते वक्त उसने अपने वक्ष से साड़ी का आंचल हट जाने दिया था। उसके वी शेप ब्लाउज में कैद यौवन उभारों के बीच की घाटी सतीश को स्पष्ट नजर आने लगी। ऐसा करते वक्त माधुरी उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ी थी। सतीश की नज़रें घाटियों में भटक कर रह गईं। उसका सारा शरीर बुरी तरह झंझना उठा। खोलता लावा से उसकी रगों में उफान मारने लगा। अपने नज़दीक खड़ी माधुरी के शरीर की मादक गंध उसकी सांसों पर बेकाबू करने लगी। वह अपने होश खोता जा रहा था। अचानक उसने एक झटके से माधुरी का मखमली कोमल हाथ पकड़ लिया। माधुरी ने चौंकने का शानदार अभिनय किया, फिर एकदम साधारण तरीके से मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया और आंचल से वक्ष को ढांकती हुई उसके सामने दूसरी बर्थ पर बैठ गई। सतीश को जबरदस्त झटका लगा। उसके चेहरे पर पछतावा भरे भाव उभर आए। नज़रें नीचे करके झेपता हुआ बोला, आई एम सॉरी। किस लिए? माधुरी ने चंचल स्वर में कहा, जैसे उसे मालूम ही न क्या हुआ। मैंने आपका हाथ जो पकड़ लिया। माधुरी से बगैर नज़र मिलाए हुए धीरे से बोला। तो क्या हुआ? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। इसमें आपने क्या बुरी बात कर दी? ये तो आपका प्यार था। माधुरी। सतीश उसके तरफ देखते हुए भावावेश में कुछ कहना चाहा, परंतु फिर रुक गया। कुछ भी नहीं कह पाया था वह। दिल की धड़कनें अनायास ही बहुत तेज हो गई थी। माधुरी इसकी मनोदशा को समझने के बावजूद दिल की धड़कनें अनायास ही बहुत तेज हो गई थी। माधुरी इसकी मनोदशा को समझने के लिए बावजूद अनजान बनी रही थी। बार बार उसकी तरफ देखते और लाज भरे अंदाज में मुस्कुराकर अपना चेहरा नीचे झुका लेती। तभी दोनों को हल्का सा झटका लगा।
गाड़ी माधुरी की गाड़ी की तरह पट्टी पर रेंगने लगी। आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? प्लेट पटेल मार्ग पर। आप करती क्या हैं? बातें आप करती क्या हैं? बातें जारी रखने के लिए गर्ज से सतीश ने पूछा। एक प्राइवेट फर्म में सर्विस करती हूँ। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी का नाम आते उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आंखों में लाज के बाबू उमड़ पड़े। ज़्यादा देर तक नजरें न मिला सकी। वह सतीश से बोली। चेहरा झुकाकर दोहरी सी हो गई थी माधुरी। बताइए ना, सतीश के स्वर में आग्रह था। इंतज़ार कर रही हूँ। सतीश के दिल पर जैसे सांप सा लौट गया। उसे लगा जैसे माधुरी के इस वाक्य में उसकी सारी अबुलाहट शाम का खून कर दिया, उसके सारे सपनों को रेत के घरौंदों की तरह तोड़ दिया। आंखों में गहरी उदासी के भाव लहराने लगे। किसका? उसने उदास और बुझे स्वर में पूछा। माधुरी ने उसके लटके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। उस अच्छे लड़के का तो माधुरी ने उसके लटके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। उस अच्छे लड़के का तो इस गरीब और अनाथ लड़के का हाथ थाम सके। ओह, सतीश ने ठंडी आह भरते हुए कहा। मैं तो कुछ और ही समझ गया था। क्या? माधुरी ने कातर नेत्रों से उसकी तरफ देखा। अब छोड़िए इस बात को। सतीश के चेहरे पर पुनः रौनक लौट आई। माधुरी ने जिद की। आपको बताना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिए कि आपकी इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी। क्यों? बिल्कुल अनजान बन गई वह। माधुरी जी, इंसान जिससे प्यार करने लगता है ना, उसके मुँह से वह किसी अन्य का इंतज़ार करने की बात सहन नहीं कर सकता। वह उस पर सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार समझने लगता। आपकी इंतज़ार वाली बात सुनकर ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। सतीश दीवानगी के आलम में बोला। मैं समझी नहीं। सतीश का दिल जोर जोर से उसकी पसली में ठोकर मारने लगा। बोला, ना ही समझो तो बेहतर है। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सतीश के दिल की बात एक ही झटके में होंठों पर आ गई। ये आप क्या कह रहे हैं सतीश बाबू? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सतीश के दिल की बात एक ही झटके पर होंठों पर आ गई। ये आप क्या कह रहे हैं सतीश बाबू? माधुरी कांपते हुए स्वर में बोली। सतीश अपने बर्थ से खड़ा होकर माधुरी के नज़दीक आ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। मैं नहीं जानता कि यह बात किस तरह और कैसे कही जाती है, मगर इतना जानता हूँ कि मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमसे दूर रहकर मैं मर जाऊँगा माधुरी। माधुरी ने तुरंत अपनी कोमल उंगलियां उसके होंठों पर रख दी। ऐसा अशुभ बात अपने होंठों से मत निकालिए सतीश बाबू। ओह मेरी अच्छी माधुरी। भावावेश में सतीश ने उसे अपने बाहों में भर लिया। माधुरी भी एक क्षण के लिए अबोध बच्चे की मानेंद उसके सीने में समा गई। उस क्षण सतीश को लगा जैसे वह स्वर्गलोक में विचरण कर रहा हो। दुनिया की सबसे अच्छी नियामत उसकी बाहों में हो। वह उसे पूरी तरह अपने अंग में समाने की कोशिश करने लगा। दुनिया की सबसे बड़ी नियामत उसकी बाहों में हो। वह उसे पूरी तरह उसके अपने अंग में समाने की कोशिश करने लगा। तभी माधुरी ने ऐसा अभिनय किया जैसे अचानक नींद से जागी और वह सतीश से अलग होने का प्रयत्न करने लगी, परंतु कामयाब न हो सकी। तभी माधुरी ने ऐसा अभिनय किया जैसे अचानक नींद से जागी और वह सतीश से अलग होने का प्रयत्न करने लगे, परंतु क्या कामयाब न हो सके। सतीश ने उसे पूरी ताकत के साथ खींच रखा था। एक अजीब सा उन्माद सवार था उस पर। माधुरी उसकी बाहों में कस मचाते हुए बोली, ये क्या 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 कर रहे हैं आप सतीश बाबू? प्यार कर रहा हूँ। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। माधुरी ने घबरा कर कहा। सब ठीक है। वह अपनी पकड़ और सख्त करता हुआ बोला, मुझे इस वक्त मत रोको माधुरी, प्लीज़ मुझे प्यार कर लेने दो। माधुरी इस वक्त क्षेत्र की दिग्गज खिलाड़ी थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि ऐसे समय में किसी को पागल बनाने के लिए कौन सा हथकंडा काम आता है। वह इस जिस्म के युद्ध के काम आने वाले हर हथियार को बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। मुझे छोड़ दो सतीश बाबू, यह लगभग गिड़गिड़ाते हुए उसे बोली।
परंतु इस समय सतीश को उसकी गिड़गिड़ कहाँ सुनाई दी थी। उसकी आंखों में लाल डोरे तैरने लगे। वो उन्मादी स्वर में बड़बड़ा, तुमने आज मुझे पागल कर दिया माधुरी। परंतु इस समय सतीश को उसकी गिड़गिड़ाहट कहाँ सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में लाल डोरे तैरने लगे थे। वह उन्मादी स्वर में बड़बड़ाया, तुमने आज मुझे पागल कर दिया माधुरी। मुझसे दूर मत जाओ और करीब आ जाओ, इतना करीब कि हम एक हो जाएं। वह उन्मादी स्वर में बड़बड़ाया, तुमने आज मुझे पागल कर दिया है माधुरी। मुझसे दूर मत जाओ, आओ और करीब आ जाओ। तुमने मुझसे दूर मत जाओ और करीब आ जाओ, इतना करीब कि हम एक हो जाएं। नहीं सतीश बाबू, ये पाप है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। माधुरी ने उससे छूटने की नकली कोशिश की और जानबूझकर अपने यौन उभारों को उसके सीने में गड़ाते हुए उसके चेहरे से रगड़ दिया। माधुरी की इस हरकत ने सतीश के शरीर में लगी आग में घी का काम किया। उसका अंदाज एकदम पाशविक हो गया। वह माधुरी को जबरदस्ती बर्थ पर पटक कर उस पर पूरी तरह छाने का प्रयत्न करने लगा। माधुरी लगातार ये जता रही थी मानो वह उसका जबरदस्त विरोध कर रही हो, मगर अप्रत्यक्ष रूप से वह अपनी हरकतों से सतीश को पूरी तरह भड़का ही रही थी। साथ ही आंसू बहाकर रोती हुई लगातार उससे अपने आप को छोड़ देने के लिए विनती कर रही थी। परंतु एक ऐसा विशेष समय होता है जब थोड़ी देर के लिए इंसान अपना विवेक उसका साथ छोड़ देता है। वह हर अच्छे बुरे, विवेक, पुण्य, नैतिक, अनैतिक को ताक पर रख देता है। उन चंद क्षणों में एक अच्छा खासा इंसान पशु से भी बदतर हालत में पहुंच जाता है। इस समय सतीश की भी ऐसी हालत में पहुंच गया कि वह पूरी तरह अपना विवेक खो बैठा। उसे किसी बात का होश नहीं रहा। इस वक्त उसे केवल इतना नजर आ रहा था कि उसके सामने एक नारी है और वह पुरुष है। दोनों के बीच में हर दूरी को वह मिटा देना चाहता था। अब उसके होंठ माधुरी के होठों से जा मिले, बिजली सी कौंधी और उस पर पूरी तरह सफलतापूर्वक छा गया। माधुरी तो चाहती ये थी, वह अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब थी। और कुछ देर बाद जब सतीश का उन्माद टूटा तो वह माधुरी के शरीर से एक तरफ ढाल से गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, मानो मीलों भाग कर आया हो। बुरी तरह हाँफ रहा था वह। चेहरे पर पश्चाताप और ग्लानि के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। माधुरी दूसरी तरफ उसका चेहरा घुमाकर सिसकने लगी। वो उठा जरूर, परंतु उसमें माधुरी से नजर मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। जाकर चुपचाप अपने बर्थ पर लेट गया। उधर माधुरी की सिसकियां निरंतर तेज होने लगी। उसकी हालत देख सतीश को खुद से गिलानी सी हो रही थी। उसके दिलो दिमाग में विचारों को भयंकर द्वंद्व घुमड़ने लगे। उसने माधुरी को ठीक कंपार्टमेंट के दरवाजे पर पकड़ा और, कहाँ जा रही हो? जाने दो मुझे। मगर कहाँ जाओगी? अब मेरे पास कहीं और जाने के लिए रास्ता ही कौन सा बचा है? माधुरी रो पड़ी। माधुरी, मुझे छोड़ दीजिए सतीश बाबू। नहीं, सतीश भारी स्वर में बोला। माधुरी फट पड़ी। अब आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरा सब कुछ तो लूट लिया है आपने। माधुरी करा उठा हुआ है। मेरे रास्ते से हट जाइए सतीश बाबू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माधुरी, सतीश गिड़गिड़ाया। रोते रोते अचानक माधुरी बोला, अब आपके कहने और मेरे सुनने के लिए बचा ही क्या? सब कुछ तो क्या सुन लिया हमने। नहीं माधुरी, सतीश तड़प कर बोला, प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। अब मौका आपको मेरी लाश के साथ मिलेगा। जो चाहे करना चाहे उसके साथ, कोई रोकने वाला नहीं होगा आपको। मुझे माफ़ कर दो माधुरी। सतीश गिड़गिड़ा उठा। आंसुओं से लबालब आँखों में सतीश की तरफ देखा। जमाने भर का दर्द सिमट गया था उसमें। बोले, मैंने आपको तो कोई सज़ा नहीं सुनाई। तुम्हारी आत्महत्या मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है माधुरी, ऐसी सज़ा जिसकी आग में मैं ज़िंदगी भर सुलगता रहूँगा। खुद ही से डर कर अपने आप से दूर भागता रहूँगा। पीड़ा भरे स्वर में सतीश बोला। अब मेरे पास जिंदा रहने के लिए बचा ही क्या है सतीश बाबू? माधुरी ने अथाह दर्द के साथ कहा। अब इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। नहीं माधुरी, नहीं। एक गरीब लड़के के पास इज्जत ही उसके संपूर्ण जीवन की एकमात्र पूंजी होती है। उसके लूटने के बाद अगर
वो जिंदा रहना भी चाहे तो कैसे रह सकती है? अगर वह खुद नहीं मरती तो दुनिया और समाज उसे जीते जी मार डालता है। मुझे मत रोको सतीश बाबू, मर जाने दो मुझे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा माधुरी। इतने बड़े जुर्मी तो न बनिए सतीश बाबू। अब तुम मुझे एक कुछ भी समझो, लेकिन मैं तुम्हें आत्महत्या हरगिज नहीं करने दूंगा। माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सतीश बाबू। सतीश ने उसका हाथ और सख्ती से कस लिया। पागल मत बनो माधुरी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। सतीश झुंझला कर चीखा। अचानक माधुरी ने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और बड़े मासूमियत से बोली, सतीश बाबू, जब आपने इतना कुछ अपनी मर्जी से किया तो एक छोटा सा काम मेरी मर्जी से भी कर दीजिए। उससे आपके इस पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा और मुझे अब आगे का एहसान भी। क्या? सतीश का दिल जोर जोर धड़कने लगा। मुझे मार डालिए माधुरी। उसका सर बुरी तरह काम गया। भगवान के लिए मुझे मार डालिए। माधुरी पुनः फपक पड़ी। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद कम से कम ये छोटा सा एहसान करके अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लीजिए सतीश बाबू। मेरे गुनाह का सिर्फ यही प्रायश्चित नहीं है माधुरी। सतीश एकदम गंभीर होकर बोले, एक दूसरा प्रायश्चित भी है जो मेरे दिल पर चढ़े पाप का बोझ थोड़ा कम कर सकता है। आंसुओं के बीच सवालिया निशान उभरा। क्या? उसके लिए आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझी नहीं। अगर आप इस पापी को स्वीकार करें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, सतीश ने एक झटके से कहा। माधुरी ने चौंकर सतीश की तरफ देखा। भावुक सी होकर सतीश बोला, बोलो माधुरी, मुझे स्वीकार कर सकोगी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? माधुरी ने अविश्वसनीय स्वर में कहा। कहाँ आप इतने बड़े आदमी और कहाँ मैं गरीब अनाथ लड़की? मेरी और आपकी हैसियत का भला क्या मेल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जब मैं तैयार हूँ? नहीं सतीश बाबू, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक मत करिए। ये मजाक नहीं, हकीकत है माधुरी। मैं तुमसे शादी करूँगा, सतीश ने दृढ़ स्वर में कहा। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें जिस क्षण से देखा उसी क्षण से तुमसे प्यार हो गया। मैं कह नहीं सका हूँ, कभी कभी कह पाता है या नहीं, परंतु तुम्हें यहाँ अपने सामने देखकर मैं तुम्हारी खूबसूरती जवानी की वेग में बह गया। शायद अपने इस गुनाह के कारण मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सका हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत और प्यार है माधुरी, प्लीज़ इसे मजाक मत समझो। सतीश बाबू, आपकी इस बात से मेरे दिल में आपके लिए बेपनाह सम्मान पैदा हो गया, परंतु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे जैसा हुआ हो, मगर अब मैं एक मैला फूल हूँ और मैले फूल घर में नहीं सजाए जाते। मैला करने वाला व्यक्ति तो उस फूल को उठाकर अपने दिल में बैठा सकता है ना। दिल और घर में बहुत फ़र्क होता है। माधुरी अपना शिकंजा पूरी तरह कस देना चाहते थे। बोले, आप तो भावावेश में मुझे स्वीकार कर सकते हैं, परंतु आपके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, सतीश ने आवेश में कहा। अपनी पसंद से शादी करने का मुझे पूरा हक है, उसमें मैं किसी का दखल पसंद नहीं करूँगा। माधुरी आश्चर्य से बोली, आप मेरे लिए अपने घर वालों से बगावत करेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ डैडी को इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ भी तो मैं बगावत भी कर सकता हूँ, सतीश ने निर्णायक स्वर में कहा। नहीं सतीश बाबू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपको अपने घर से अलग करने की गुनाहगार नहीं बन सकती। अब मैं तुम्हें भी तो नहीं छोड़ सकता माधुरी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए सतीश बाबू, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं तो आपका नाम लेकर मौत को गले लगा लूँगी। सतीश को न जाने क्या हुआ, उसने एक झटके के साथ माधुरी का हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ पीठ घुमाकर गुस्से में बोला, ठीक है माधुरी, जब तुम मुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित का मौका ही नहीं देना चाहती तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारा जो जी चाहे करो, परंतु कुछ भी करने से पहले इतना ज़रूर समझ लेना कि मैं तुम्हारा बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। तुमसे जुदा होते मैं भी मर जाऊंगा। माधुरी बिजली से तेजी से आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गई, फिर पागल से होकर उससे लिपट गई। उसके कंधे पर अपने चेहरे टिकाकर वह रोती हुई बोली, अगर आप ऐसा शुभ बातें बोलेंगे तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी अपने आप को। तो फिर मेरी दुल्हन बनोगी ना? अनायासी सतीश की बाहें उसकी कमर पर कस गईं। इसका जवाब मुझसे नहीं दिया जाएगा। माधुरी ने अपने आंसुओं को भीगा चेहरा उसके सीने में छिपाते हुए कहा, बस इतना समझ लीजिए, मेरा भाग्य पाकर अब मुझे खुद अपने भाग्य से ईर्ष्या होने लगी है। ओह मेरी अच्छी माधुरी, कहते हुए सतीश ने मारे खुशी से उसे और सख्ती से अपने बाहों में भींच लिया। सतीश, बूढ़े शेर की मानंद दीवान साहब दहाड़े, तुमने इस विषय में दोबारा हमसे बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम हमारे उसूलों को भूल गए हो? क्या तुम ये भी भूल गए कि हमारी जुबान से निकली कोई भी बात हमारा आखिरी फैसला हुआ करती है? डैडी, सतीश ने दबे स्वर में
कुछ कहना चाहा। हम मानते हैं कि तुम आत्मनिर्भर और अपने जीवन में पूर्ण रूप से कामयाब हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने फैसले हम पर लाद सकते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा डैडी। फिर तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि हम किसी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बना सकते जिसके ना खानदान का पता ना पिछली ज़िंदगी का। दीवान साहब गरजे। सतीश, आखिरी बार बिल्कुल साफ शब्दों में सुन लो, हम उस लड़के के साथ तुम्हें शादी करने की इजाज़त नहीं, हरगिज़ नहीं देंगे। तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ हम चाहेंगे, अपने जैसे संभ्रांत और ऊंचे ख़ानदान में। इस क्षण के बाद तुम इस विषय पर हमसे कोई बात नहीं करोगे। अब आप अब भी गलत समझ रहे हैं भाई। क्या मतलब? दीवान साहब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कि मैं आपसे माधुरी के साथ शादी करने की इजाज़त मांगने आ गया हूँ। दीवान साहब मन ही मन खुश होते हुए बोले, और क्या चाहते हो? मैं आपको ये सूचना देने आया कि मैंने माधुरी से मंदिर में शादी कर ली है और आज शाम ताज होटल में हमारी शादी का रिसेप्शन है। दीवान साहब के कानों में मानो पिघला और शीशा उतरता चला गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर ज़बरदस्त घूंसा मारा हो। सारा शरीर कण होकर हवा में बिखर गया। आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। एकदम अस्तित्वहीन से नजर आने लगे वे। दिल में तेज दौरा उठा। अभी वे लहराकर ज़मीन पर गिरना ही चाहते थे कि पीछे गफ्फार खान ने उन्हें संभाल लिया और दीवान साहब उसकी बाहों में झूल गए। गफ्फार ने बजबूते के साथ उन्हें थाम लिया। क्या हुआ दीवान साहब? दीवान साहब की हालत देखकर सतीश भी तेजी से उनकी तरफ झपटा। उसे अपने पर झुकता देखकर अर्ध चेतन अवस्था में दीवान साहब चीखे, गफ्फार भाई, इससे कहो कि हमारे सामने से चला जाए। गफ्फार ने सतीश को तुरंत कमरे से जाने का इशारा किया। स्थिति की गंभीरता को देखकर सतीश बाहर चला गया। हम वहाँ नहीं जाएंगे गफ्फार भाई। दीवान साहब, ऐसे मसले बहुत नाजुक होते हैं। इतना गुस्सा और जिद अच्छी नहीं। अब जितना हो गया उससे बुरा क्या हो सकता है? हम अपना बेटा खो सकते हैं। किस बेटे की बात कर रहे हो गफ्फार भाई? व्यंग भरे स्वर में दीवान बोले। उसकी जिसकी 2 टकी की लड़की के लिए अपने बाप को कुछ नहीं समझा। वह तो पाया हुआ भी खोने के समान है। अगर बच्चे ने अपनी नासमझी में कोई गलती की है तो उसका मतलब ये नहीं कि दीवान साहब कि हम उसकी गलती को दिल में रखकर उससे बदला लेने की भावना रखें। गफ्फार भाई, उसने हमारे दिल को छलनी कर दिया है। ऐसे घाव दिया है जो आसानी से नहीं भरेगा। दीवान ने भर्राए स्वर में कहा। दीवान साहब, जब वह अपनी गलती महसूस करके आपसे माफ़ी मांगेगा तो घाव खुद ब खुद भर जाएगा। आप देखते जाइए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। गफ्फार समझाता हुआ बोला। नई उम्र का जोश ऐसा ही होता है, एकदम उफान आता है और जल्दी उतर जाता है। ये आगे की बात है, लेकिन फ़िलहाल हम उसके रिसेप्शन में नहीं जाएंगे। अगर सतीश ने अनजाने में एक गलती कर दी है तो क्या उसे सबक सिखाने के लिए हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? एक हमारे न जाने से उसकी कौन सी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? गफ्फार ने गंभीर मुद्रा में कहा। मैं जहाँ बोल रहा हूँ आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। हम समझे नहीं। इस वक्त वह कामयाबी की जिन बुलंदियों पर खड़ा है, वह जरा सा भी मानसिक आघात उसका सारा करियर ख़त्म कर सकता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसने ब्लू टार्च जैसी चीज़ का आविष्कार कर देश के लिए कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस वक्त ब्लू टार्च का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन होगा, उस वक्त वह हमारा सिर फख्र से ऊंचा कर देगा। लेकिन अगर अपने मन की किसी अशांति की वजह से उस तरफ ध्यान नहीं दे पाए और अशांत मन से दिया भी और कामयाब नहीं हो पाया, तो उसकी नाकामयाबी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम होंगे। उस समय हम उसे बर्बादी के कगार पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। सतीश की नादानी से आपके और एक बाप के आत्मसम्मान को जो ठेस लगी है, उसकी शक्ति पाती तो किसी न किसी ढंग से देर सवेर हो ही जाएगी। परंतु आपकी जिद से उसके दिल को जो ठेस लगेगी और खुदा न करे उसकी वजह से उद्देश्य से भटक गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। फिर आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप गुस्सा थूककर उसे बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। उधर दीवान साहब सोच में पड़ गए। गफ्फार ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था। वह अपने अडिग फैसले पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर हो गए। काफ़ी देर तक न जाने क्या सोचते रहने के बाद बोले, तुमने सचमुच बहुत दूर तक सोचा गफ्फार भाई। शायद इतनी गहराई से हम कभी न सोच पाते।
हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, परंतु तुम्हारी सारी बात ठीक होते हुए भी एक बात दूसरे पहलू से भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एक बाप के भी अपने कुछ जज्बात होते हैं। आत्मसम्मान नाम की भी एक चीज़ होती है जिसके छिन जाने पर वह चाहकर भी कुछ नहीं सोच सकता। कभी कभी इंसान सबको हरा देता है और खुद अपने आप से हार जाता है। सतीश के मसले में हम अपने आप से हारे हुए हैं। हम तुम्हारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही कुछ नहीं करेंगे कि सतीश का मन शांत हो जाए और वह अपने मकसद से भटक जाए। हम उसे और उसकी दुल्हन को अपने घर में बर्दाश्त कर लेंगे। रिसेप्शन के बाद हम घर आने पर उनका वैसा ही स्वागत होगा जैसे एक बेटे और बहू को शादी के बाद अपने घर पर होना चाहिए, परंतु हम उसके रिसेप्शन में नहीं जाएंगे। उससे उस समय तक बात नहीं करें जब तक वो अपनी गलती महसूस करके आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता। मुझे खुशी कि अपने उसकी बेहतरी के लिए अपने जज्बात से समझौता किया। गफ्फार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सतीश जल्दी अपनी गलती महसूस करेगा। हम इंतज़ार करेंगे। जब आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है कि दीवान साहब, गफ्फार ने चखते हुए कहा। गफ्फार भाई, दोस्त इल्तिजा नहीं करते, हुक्म सुनाते हैं। आप चाहे एक क्षण के लिए जाएं और उनसे एक लफ्ज़ न बोलें, लेकिन आपको उन दोनों का आशीर्वाद देने के लिए वह ज़रूर जाना चाहिए। कहने के बाद गफ्फार ने बड़ी हसरत भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। दीवान साहब तुरंत बोले, हुक्म उदूली के लिए माफ़ी चाहते हैं गफ्फार भाई, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मगर आशीर्वाद उसके लिए वहाँ तुम जाओगे। मैं? तुम उसके बाप के समान ही हो। अगर किसी वजह से बाप ना हो, उसके स्थान पर रस्म अदायगी चाचा भी तो कर सकता है। गफ्फार चुप रहा। मन ही मन खुश था। वह जो चाहता था अपने उस मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गया। वह रिसेप्शन के बाद दीवान साहब के रुख की वजह से पहले तो सतीश घर जाने को तैयार नहीं था। उस रात होटल में रुककर अगले दिन कहीं और जाने के बारे में सोच रहा था, परंतु गफ्फार ने जिस तरह सतीश का पक्ष रखकर दीवान साहब को समझाया था, उसी तरह उनका पक्ष रखकर सतीश को समझाया और अंत में उसने माधुरी को लेकर घर जाने के लिए सतीश को तैयार कर लिया। घर पर विधिवत उनका स्वागत हुआ। सतीश ने अपने परिवार के समस्त सदस्यों का माधुरी से परिचय कराया। माधुरी ने यथायोग्य अभिवादन किया, परंतु जिस वक्त सतीश और माधुरी ने एक साथ दीवान साहब के परिचय हुए, खुश रहो कहने के बाद दीवान साहब अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अप्रत्याशित नहीं था वह यह सब जानते थे कि ऐसा क्यों हुआ। शारदा देवी ने पैरों पर झुकी माधुरी को उठाकर अपने सीने से लगाकर बहुत देर तक प्यार किया। सबसे विकट स्थिति उस वक्त आई जब वह राकेश के सामने थी। नजरें नहीं मिला पा रही थी वह उससे। राकेश उसे देखकर बुरी तरह चौंक गया था। वह माधुरी को इस रूम में अपने सामने देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। आंखें फाड़े उसे लगातार खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वह माधुरी ने अपनी तरफ से ऐसा प्रकट नहीं किया जैसे वह उसे पहले से जानती हो। राकेश असमंजस की स्थिति में खड़ा था। तभी गफ्फार सतीश से बोला, बेटा बहू को उसके कमरे में ले जाओ, काफ़ी थक गई होगी, अब आराम करने दो। गफ्फार माधुरी को उस स्थिति से बचाना चाहता था जब राकेश जुबान खोलता। सतीश ने गफ्फार को आदेश का पालन किया। वह माधुरी को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब वह ऊपर जीने की सीढ़ियाँ चढ़ना ही चाहता था कि तेजी से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। पहले तो सतीश के पैरों को घुसूंकर उसे लिपटने लगा, फिर माधुरी के साथ भी वह यही हरकत दोहराने लगा, जैसे वह भी माधुरी से अपना रिश्ता समझ गया हो। उसके लिपटने पर एक बार की तो माधुरी डर गई, किंतु कुछ क्षण बाद समझ गई कि वह अपना मूक प्यार प्रदर्शित कर रहा है। उसने भी बेहद प्यार और जोश के साथ अपने घर में आने वाले नए मेहमान का जोरदार स्वागत किया था। वह माधुरी को इतना अधिक प्यार कर रहा था कि आखिरकार माधुरी को भी उसके प्यार का जवाब का प्यार से देना पड़ा। वह उसे प्यार से सहलाती हुई हाथ फेरने लगी। यह रॉकी है। तभी सतीश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य। माधुरी, तुम्हें डैडी का व्यवहार बुरा लगा ना? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। मैं मजबूर था, दीवानगी भरे आलम में सतीश ने कहा। माधुरी ने कृत्रिम गुस्सा प्रकट किया। मैंने आपसे बहुत नाराज़ हूँ। क्यों? आपने डैडी का दिल दुखाया। डैडी की गुस्सा करने के बाद भी माधुरी के दिल में उनके प्रति प्यार और सम्मान को देखकर सतीश गदगद हो गया। आंखों में खुशी की चमक आ गई। बोली,
पगली, उनका यह गुस्सा तो थोड़े समय का है, उसके बाद देखना वो तुम्हें कितना प्यार करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने व्यवहार से यहाँ सबका सबका इतना प्यार पाओगी, मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगेगी। माधुरी ने पुनः उसकी कमज़ोर नस पर हाथ रख दिया। आपको डैडी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने आपको माफ़ नहीं किया तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा। उनके असली गुनहगार तो मैं ही हूँ ना। सच से क्यों भाग रहे हैं आप? ये सच नहीं है। खैर, मैं और कुछ नहीं जानते, माधुरी ने ठुनक कर कहा। मैं तो मांगूंगी लेकिन आपको भी डैडी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सतीश एकटक उसे देखता रह गया। वह बौखला सी गई। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि क्या तुम वही हो? कौन? माधुरी चौंकी। जिसके मैंने सपने देखे थे। लजा सी गई वह। सतीश गंभीर होकर बोला, माधुरी, तुमने मेरे सारे सपने साकार कर दिए। मैंने अपनी दुल्हन, इस घर की बहू के लिए बिल्कुल ऐसे ही सपने देखे थे। मैं ऐसी लड़की चाहता था जो इस घर के लिए मुझसे ज़्यादा सोचे। ये कोई विशेष बात तो नहीं, माधुरी ने कहा। यह तो हर लड़के का फ़र्ज़ होता। अब हम अपने बारे में बात करें। वह सुहाग सेज पर उसके नज़दीक बैठता हुआ बोला, मुझे क्या मालूम? उसने शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे तो मालूम है। माधुरी चेहरा झुकाकर सकुचा सी गई। आज हमारे सुहाग रात है ना? लाज की गठरी बनी से माधुरी अपने आप से सिमट गए। सुहाग रात पर हर व्यक्ति अपनी पत्नी की मुंह दिखाई की रस्म के तहत कुछ न कुछ तोहफा देता है। मैं भी अपनी दुल्हन को आज एक ऐसा तोहफा दूंगा जैसा किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। एक ऐसा बेमिसाल तोहफा जिस पर तुम नाज करोगे। तुम दुनिया की गिनी चुनी पत्नी में से एक होगी। दुनिया भर की पत्नियां तुमसे ईर्ष्या करेंगी। माधुरी, मैंने आपको जब से पाया है उस समय से ही मैं औरों की क्या बात करूं, खुद अपने आप से ईर्ष्या हो रही है। लगता है जैसे मैं बहुत घमंडी हो गई हूँ। उस तोहफों को पाने के बाद तुम और ज़्यादा घमंडी हो जाओगी। कहते हुए सतीश ने उसका हाथ पकड़ लिया। माधुरी उसके हाथ को कसती हुई बोली, आपका प्यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा नायाब तोहफा है। उसे पाने के बाद मेरे दिमाग के भाव कुछ ज़्यादा ही चढ़ गए हैं। शायद इसलिए उस वक्त मुझे कीमती से कीमती तोहफा भी तुच्छ लगेगा। वह तुच्छ नहीं लगेगा। सतीश भेद भरे अंदाज में मुस्कुराया। माधुरी ने दृढ़तापूर्वक कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ऐसे व्यक्ति की पत्नी हो माधुरी, जिसके लिए देशभक्ति की भावना सर्वोपरि है, और वह अपने देश को एक ऐसी चीज़ देने जा रहा है जो संसार के लिए भी नहीं होगी। सतीश भावावेश में कहता चला गया, आज वह चीज़ मैं सबसे पहले अपने तोहफे के रूप में तुम्हारे हाथों में दे देना चाहता हूँ। आप सचमुच महान हैं, बहुत महान। आपने साधारण से निचले दर्जे की एक गरीब और अनाथ लड़की को असाधारण पत्नी बनाकर दुनिया में इतना ऊंचा दर्जा दे दिया है कि उसे दुनिया भर के लोग बौने नजर आने लगे। कहते हुए वक्त माधुरी का स्वर भर्रा उठा, आंखों में आंसू उभर आए। उन्हें देखकर सतीश विचलित सा उठा, बोला, तुम रो रही हो? कहाँ रो रही हो? अपनी साड़ी के आंचल में आंसू पोंछते हुए बोले, भला मैं क्यों रोने लगे? ये तो खुशी के आंसू है। जब किसी इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा प्यार और सम्मान मिलता है तो जब्त नहीं होती खुशी, चला की जाती है। सतीश ने उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों के बीच ले लिया और झील के मानंद गहरी आंखों में झांकता हुआ बोला, मैं तुम्हें सदा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ माधुरी। जब अब आप मेरे तोहफा दीजिए, उसने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए कहा। सतीश उसका हाथ छोड़कर खड़ा होता हुआ नाटकीय अंदाज में बोला, अभी लाया हुजूर। उसके अंदाज पर माधुरी को हंसी आ गई। सतीश ने अपने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और सेब की तरफ बढ़ गया। माधुरी बहुत ध्यान से लगातार उसकी तरफ देख रही थी। सतीश ने लॉकर में से 4 इंच व्यास और 1 फुट लंबी टॉर्च सरीकी कोई चीज़ निकाली। बगैर चाबी लगाए लॉकर और सेब का दरवाज़ा बंद करता हुआ वह उसे पुनः लेकर माधुरी के नज़दीक आ गया। लीजिए सरकार अपना तोहफा। उसने टॉर्च माधुरी के हाथ में दे दी। उसे घुमा फिरा कर आश्चर्यजनक दृष्टि से देखती हुई माधुरी ने कहा, ये क्या है? ब्लू टॉर्च? माधुरी की आंखें फट गईं। हाथ बुरी तरह कंपाने लगे, मानो उसमें इतना बोझ होगी जिसे संभाल न पा रही होंगी। दिल जोर जोर से उछलकर पसलियों में ठोकर मारने लगा।
जिस मिशन के लिए उसने इतना लंबा चौड़ा नाटक किया था, उसके समापन की घड़ी उसके सामने थी। क्या सोचने लगे तुम? सतीश ने उसे झिंझोड़ा। वापस नाटक के पात्र में लौटते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लगता है ब्लू टॉर्च को हाथ में आते तुम्हारे भाव चढ़ गए। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा तो होना ही था, वो इठलाती से बोली। मगर ये ब्लू टॉर्च है क्या? जादू की छड़ी। माधुरी ने चौंकर उसका वक्त दोहराया। जादू की छड़ी? हाँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। माधुरी ने बनावटी जुझलाहट दिखाए। समझ में नहीं, समझ में भी आ जाएगा, इसके लिए मुझे उसका जादू दिखाना पड़ेगा। सतीश ने तेजी से कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ गया। उसे खोलकर फ्रीजर से बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और माधुरी के नज़दीक आ गया। बर्फ़ का क्या करेंगे आप? देखती जाओ। सतीश ने बर्फ़ का टुकड़ा फर्श पर रखते हुए कहा। ब्लू टॉर्च मुझे दे दो। माधुरी ने चुपचाप ब्लू टॉर्च उसकी तरफ बढ़ा दी। सतीश ने माधुरी से ब्लू टॉर्च लेकर उसके आगे की तरफ वाला चौड़ा हिस्सा बर्फ़ की तरफ कर दिया और उसमें लगा एक लाल रंग का बटन दबा दिया। टॉर्च से गहरे हरे रंग की रोशनी निकली। सेकंड में 1000वें हिस्से में भी कम समय में बर्फ़ धूल की तरह कड़कड़ होकर हवा में गुम हो गया। देखा तुमने? सतीश माधुरी की तरफ देखकर खुशी से चीखा। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। माधुरी विस्मित नेत्रों से ब्लू टॉर्च की तरफ देखकर बोली, ये कैसे हो गया? उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। ब्लू टॉर्च से निकलने वाली किरणें बर्फ़ को तुरंत हटा देती हैं। फिर तो ये बर्फीले पहाड़ों पर सैनिक के लिए बहुत उपयोगी होंगी। इससे उनकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अपने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की समस्या को ध्यान में रखकर मैंने इसका आविष्कार किया है। वर्षों की मेहनत के बाद सफलता हाथ लगी है। इस संसार में अपनी तरह का नया आविष्कार है, बस इसमें अभी थोड़ी कमी है। क्या? माधुरी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। अभी एक कम दूरी तक ही बर्फ़ हटा सकती है। इसमें ज़्यादा रेंज भरने के साथ इसके सेल ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन इस कमी को अभी मैं जल्दी दूर कर लूँगा। तो क्या इसी में चाहे जितनी रेंज भरी जा सकती है? नहीं, सतीश ने बताया। इसे तो तुम केवल ब्लू टॉर्च का नमूना कह सकती हो। इसकी उस छोटी सी कमी दूर होते ही बड़ी से बड़ी और शक्तिशाली ब्लू टॉर्च तैयार हो जाएगी, जो बर्फ़ के पहाड़ों पर भी काम आएगी। आपने सचमुच मुझे एक ऐसा नायाब तोहफा दिया है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। माधुरी ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा। इसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना चाहिए। क्या? यह भी मुझे बताना पड़ेगा? सतीश ने शरारती अंदाज में कहा। माधुरी सोच में पड़ गई, फिर बड़ी मासूमियत के साथ बोले, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। आप विश्वास कीजिए, सचमुच मेरे पास कुछ नहीं है। अगर हुआ तो? वह आपका। निहायत भोलेपन से कहा उसने। मुझे उसके लिए लाइट बंद करनी पड़ेगी। कि क्यों? माधुरी चूंकि शरारत भरी मुस्कुराहट पर आ गई सतीश के होंठों पर। तुम्हें टटोलना जो है। चेहरा झुकाकर माधुरी लाज से दूर ही हो गई। सतीश ने हाथ बढ़ाकर बिट स्विच ऑफ करके उसे अपनी बाहों में भर लिया। हेलो, मैं माधुरी बोल रही हूँ। क्या रहा? उधर प्लॉट चेंज। हेलो, मैं माधुरी बोल रही हूँ। क्या रहा? गफ्फार ने कहा। हमारी योजना उम्मीद से कहीं ज़्यादा कामयाब रही। तुमने कमाल कर दिया माधुरी। अब मुझे क्या करना गफ्फार साहब? कुछ कहकर गफ्फार ने दूसरी तरफ से कहा। तुमने सतीश से मालूम कर लिया कि वो ब्लू टॉर्च कहाँ रखता है? ब्लू टॉर्च इस वक्त मेरे सामने, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे लेकर मैं बंगले से बाहर कैसे आऊँ। नहीं, ऐसे बेवकूफ़ी मत करना। मैं समझी नहीं। हमारे लिए ब्लू टॉर्च हासिल करना उस वक्त तक बेकार है जब तक सतीश को ख़त्म न कर दें। कि क्यों? माधुरी काँप सी गई। हमें काम इस तरह करना है जिससे सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या मतलब? गफ्फार ने कहा। ज़रा सोचो, अगर इस समय ब्लू टॉर्च लेकर तुम किसी तरह बाहर आ भी गई तो सर्वविदित हो जाएगा तुमने गायब किया, और फिर मूर्ख का सारा रक्षाधन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। ऐसी हालत में हम बैठे बिठाए मुसीबतों में फंस जाएंगे ना। फिर क्या करना है? सतीश ने तो मैं साथ लेकर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाना है। हम मसूरी जा रहे हैं, माधुरी ने बताया, हनीमून के लिए। किस तरह? देहरादून तक प्लेन से। वहाँ से गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी लेकर पहले देहरादून पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ से गफ्फार बोला। क्या ड्राइवर भी साथ जाएगा? नहीं, वह देहरादून में गाड़ी हमें सब कर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये मौका हमारे लिए अच्छा रहेगा।
हम अपने दोनों काम ख़त्म कर लेंगे। माधुरी चुप रही। गफ्फार पुनः बोला, तुमने अपने बारे में क्या फैसला किया है? किस बारे में? सतीश की मौत के बाद विधवा बनकर दीवान साहब की आधी जायदाद की मालकिन बनना पसंद करोगे या फिर वही अपने पहले वाली ज़िंदगी में जीना चाहोगे? मुझे ब्लू टार्च की रकम का जो हिस्सा मिल रहा है वह काफ़ी है, और वैसे भी मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, जबकि इस कोठी में जी जाने वाली ज़िंदगी से शिकायत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे राकेश की क्षण के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देगा। मैं करोड़ की जायदाद के लिए टेंशन में नहीं जी सकती। इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसे तुम्हारा दिल चाहे करना। फ़ोन पर गफ्फार का सपाट स्वर उभरा, तुम इस समय फ़ोन कहाँ से कर रही हो? अपने कमरे से। सतीश कहाँ है? थक कर गहरी नींद सो रहा है। उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? अगर शक होगा तो वह खुद ब्लू टार्च मुझे न सौंपता। गफ्फार हंसा। इससे साबित होता कि तुमने उसे पागल कर दिया है। वैसे मैं एक बात चाहती हूँ। क्या? हमें ब्लू टार्च हासिल हो जाए और सतीश का कत्ल भी ना हो। माधुरी ने कहा। तुम्हारी इस बात से साबित होता है कि उसने भी तुम्हें थोड़ा पागल ज़रूर कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, माधुरी ने प्रतिरोध किया। मैं सिर्फ कदर की जहमत से बचना चाहती हूँ। सतीश का कत्ल हमारी ज़रूरत ही नहीं है, मजबूरी है। माधुरी चुप रही। गफ्फार ने पुनः कहा, बेकार की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। मंजिल हमारे सामने, और वैसे भी सतीश के कत्ल के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। वह काम हमारा है। देहरादून से ऊपर यानी मसूरी की तरफ बढ़ते ही माधुरी बेचैन सी नजर आने लगी। 348